हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर। आज हम करने वाले क्लास 10th की हमारी हिंदी चल रही थी, जिसमें चैप्टर नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट आज हम करने वाले हैं। देखो चैप्टर का नाम क्या है, पर्वत प्रदेश में पावस। और ये जो चैप्टर है ये पर्वतों का सजीव चित्रण वर्णन है। कैसा? सजीव चित्र वर्णन है। अब सर सजीव चित्र वर्णन किस प्रकार से? जिस प्रकार से मानो यदि हम किसी पर्वत को यदि हम एक मानव की उपाधि दें तो वो किस प्रकार से क्रिया करेगा, उसका जीवन जो है वो किस प्रकार खुशहाली से भरा होगा जब उसके ऊपर वर्षा होगी, बर्फबारी होगी, आसपास घने घने तालाब होंगे, जंगली पौधे होंगे और वन होंगे, तो उस मिजाज होगा उसका। उसी प्रकार हमारे जो कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी, इन्होंने पर्वत प्रदेश का जो सजीव चित्र वर्णन है वो किया है कविताओं के माध्यम से। दूसरा चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखना कि कवि का परिचय जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है? कवि का परिचय इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लिखते हो कि सर सिर्फ सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है, दूसरी तरफ आप लिखते हो कि सुमित्रानंद पंत जी इनके लेखक हैं, जिनको ये पुरस्कार मिले, ये उपाधियां मिली है और इनका जीवन काल तब से कब तक रहा, उनकी शिक्षा ऐसी रही। तो जब आप इतना सब कुछ लिखते हो तो वो चीजें आपका जो एग्जामिनेशन है उनको करती है इम्प्रेस, और इम्प्रेस करने से ही एक्स्ट्रा मार्किंग मिलती है कि आपका जो जलवा है आप उस एग्जाम में भी खेल रहे हो, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो, जिससे एग्जामिनर बोर नहीं होता और उसको पढ़ने में और कॉपी चेकिंग में इजीली हेल्प मिलती है। तो ऐसा ही करना है, अच्छे नंबर हमें चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, चैप्टर का इंट्रोडक्शन से वो तो हो गया हमारा, कवि परिचय देख लेते हैं। देखो अच्छी तरह से देख लो ये फोटो, ये है सुमित्रानंद पंत जी। पंत जी का जन्म उत्तरांचल में हुआ। कहां हुआ? उत्तरांचल में हुआ, और उत्तरांचल को वर्तमान में उत्तराखंड कहते हैं। तो यदि आपको पुराने नाम नहीं याद है तो ये चीजें आपको हेल्प कर सकती है। क्यों? छोटी छोटी चीजें जुड़कर एक बड़ा रूप बनाती है, तो छोटे छोटे चीजें याद की गई आपकी हेल्प ही करेगी। तो कहां की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड की। वहां के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। 1918 में अपने भाई के साथ काशी आ गए। कहां आ गए? काशी आ गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। कहां? काशी में आए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। देन वहां से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर इलाहाबाद चले गए और 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया। कब की बात कर रहे हैं? 1921 की। मतलब कि कुछ कवि के परिचय जब हम पढ़ते हैं तो उनमें बहुत कम डिटेल होती है, और कुछ कवि के परिचयों में हमें डिटेल जो है वो भर भर के मिलती है। तो एक बात यहां आ जाती है कि जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो कुछ ऐसे ही कवि आएंगे जिनकी डिटेल जो है वो ज्यादा और स्पष्ट होगी हमारे पास। तो आंदोलन के जरिए विद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के साहित्य का अध्ययन करने लगे। साहित्य का अध्ययन करने लगे अर्थात कि वो घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और इनकी मृत्यु जो है वो 28 दिसंबर 1977 को हुई। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि इनको कविता लिखने का कितना एक्सपीरियंस होगा। 1926-27 में उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सुमित्रानंद पंत जी का प्रसिद्ध काव्य संकलन कौन सा है तो वो है पल्लव। और सुमित्रानंद पंत की कुछ अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं, अगर आपको याद रहे, ग्रंथि है, गुंजन है, ग्राम्य है, युगांत है, स्वर्ण किरण है, स्वर्णधूलि है, कला है और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि। और जरूरी नहीं आपको सारे याद करने, परंतु
जिन बच्चों को इनमें से जो इजी लगे वो याद कर ले, है ना, आपकी श्रद्धा के अनुसार है, इसलिए ध्यान रखें। अब उन्हें पद्म भूषण 1961 में मिला, ज्ञानपीठ 68 में मिला, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से भी उन्हें सम्मानित किया गया। किन्हें? सुमित्रा नंद पंत जी को। उनकी प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति सौंदर्य के रमणीय चित्र देखने को मिलते हैं। सटीक शब्दों का चयन करके मन के भावों को, इसका सटीक शब्दों का चयन करके मन के भावों को व्यक्त करने की अप्रतिम कला के कारण उन्हें शिल्पी कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिल्पी कवि। शिल्पी क्या होता है? जो किसी चीज की रचना करता है, बनाता है। शिल्पकार मूर्ति बनाने वाले को या फिर किसी बनाने वाले को शिल्पकार कहते हैं। तो वही है कि कवि का शिल्पी कहा जाता है, अर्थात कवि की रचना वो इस प्रकार से करते हैं कि एक बार में क्या दिल को छू लेती है। करेक्ट। अब चलते हैं कविता की तरफ। इनमें इनकी पहली कविता है, क्या कह रही है? पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पूरा काव्य संकलन है, कविता है, इसमें से जो भी शब्दार्थ है वो आप निकाल ले। अब शब्दार्थ ऐसे निकाले जो शब्द आपको समझ में नहीं आते, और ऐसा कभी नहीं होता कि इन सब में से हमें कुछ भी समझ में ना आया हो। जैसे कि ऋतु है, पर्वत प्रदेश है, पल पल है, परिवर्तित है, प्रकृति वेश है, मेखलाकार घुमावदार पर्वत है, अपार है, सहस्त्र सारे, दृग सुमन फाड़, बड़े अवलोकन कर रहा है बार बार, ये कुछ हमें पता है। जैसे कि महाकार हो गया, चरणों में पला ताल, ताल का मतलब क्या होता है? तालाब। दर्पण का पता है, फैला पता है, विशाल पता है। तो ज्यादातर हमें शब्द आ सके इसके पता होते, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है प्रसंग की। तो व्याख्या सप्रसंग करनी है ना। प्रसंग हो, उद्देश्य हो, संदस्य हो, है ना, ये तीनों एक ही है। हमें लिखना होता है कि ये कहां से हमने उठाया है और इसमें क्या दिखा रहा है। जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। आप इसमें कक्षा भी मेंशन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कक्षा 10वीं से लिया गया है। कवि इसके सुमित्रानंद पंत जी हैं और इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन व पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। बिल्कुल यही कर रहे हैं। अब देखते हैं व्याख्या कि इसका मतलब क्या है। मतलब यह है कि कवि कहते कि वर्षा ऋतु थी, वर्षा ऋतु में बादलों की उमड़ घुमड़ के कारण प्रकृति जो है वो प्रत्येक क्षण अपना रूप परिवर्तित कर रही थी। अब बादल आएंगे तो सूरज छुप जाएगा, फिर जाएंगे दिख जाएगा। तो क्या हो रहा है? प्रकृति का रूप परिवर्तित हो रहा है। कभी बादलों की घटा के कारण अंधकार हो जाता है, तो कभी बादलों के हटने से प्रदेश चमकने लगता है। पर्वतों की श्रृंखला मंडप का आकार लिए अपने पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़े अपने नीचे देख रहा है। अब मतलब पर्वत अर्थात अधिक ऊंचा खड़ा पहाड़ जैसा, मैं समझ लो मैं पर्वत हूं, बारिश हो रही है तो सबसे मैं तो ऊपर हूं, बाकी सब नीचे हैं, तो मैं क्या देख रहा हूँ? नीचे देख रहा हूँ। अच्छा, फूल खिले हैं, मधुमक्खियां मंडरा रही है, यहाँ घूम रही है, उड़ रही है, पुष्प बिखरे हैं, पानी सब जगह पानी पानी है। देखिएगा ना, बिल्कुल वैसे ही पर्वत देख रहे हैं। कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो तालाब जो है वो पर्वत के चरणों में पला हुआ है, जो कि दर्पण जैसा विशाल दिख रहा है। सपोज दैट ये क्या है? ये अपना पहाड़ हो गया और यहां पर ये पूरा पानी पानी है। आज ब्लू है
पानी पानी पानी, और दिन भी सानी सानी नहीं, दिन सानी सानी नहीं है क्योंकि क्लाउड है बाहर, है ना। तो ये क्या है, पर्वत के लिए, इस पहाड़ के लिए ये एक मिरर जैसा है, एक कांच जैसा है, दर्पण जैसा है। पर्वत पर उगे हुए फूल पर्वत के नेत्रों के समान लग रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये नेत्र जो है वो दर्पण के समान चमकने वाले विशाल जल पर दृष्टिपात कर रहे हैं, देख रहे। अर्थात पर्वत अपने सौंदर्य का अवलोकन तालाब रूपी दर्पण में कर रहा है। इस प्रकार बादल रूपी वाहन में विचरण करते हुए इंद्र अपना खेल खेल रहे हैं। अब जैसे लड़कियां होती है ना, शादी का फंक्शन है, तैयार हो रही है, तो क्या करेगी, 100 बार दर्पण में देखेगी, ठीक लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, मेकअप तो कर लिया ना, गहने वहने, कान में बाली, नाक में बाली, है ना, बाल स्ट्रेट हैं, कर्ली है, जैसे निहारते हैं ना खुद को। बिल्कुल जो पर्वत है ना, वो अपने आप को इस जल रूपी दर्पण में निहार रहा है। स्मार्ट तो लग रहा हूं ना, हैंडसम तो लग रहा हूं ना, टॉल डार्क एंड हैंडसम तो लग रहा हूं ना, हाँ कोई कमी तो नहीं रहेगी। ऐसे उसी प्रकार कहते हैं कि भैया ये जो बादल है, दरअसल बादल का जो सिंबल है, वर्षा का सिंबल है, वेदों में कहा गया है कि जो इंद्रदेव हैं वो वर्षा के देव हैं। तो यदि वर्षा अधिक होती है, वर्षा कम होती है, तो दोनों स्थितियों में, या फिर नहीं होती, हर स्थिति में वर्षा के लिए इंद्रदेव को याद किया जाता है ना। भारत में ऐसे कई राज्य हैं, वर्षा नहीं होने पर इंद्रदेव की पूजा करते हैं, अधिक होने पर भी इंद्रदेव की पूजा करते हैं कि भैया देव जी को क्रोध आ गया। तो कहते हैं कि भैया इन बादल रूपी, ये जो बादल है ना, ये क्या है, इंद्र का वाहन है, और इसमें क्या कर रहे हैं, इंद्र अपना खेल खेल रहे हैं, अर्थात भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना, मौज मस्ती कर रहे हैं, इधर घूमे उधर घूमे। इस प्रकार बादल जो है हवा के पहाड़ से टकराकर यहाँ से वहां, वहां से वहां भी घूम रहे हैं, उसी प्रकार कहता है कि इंद्र जो है इन बादलों में बैठे बैठे घूम रहे। पद्यांश है, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर, हे झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। शब्दार्थ की देखें, गौरव है, उत्तेजित है, सुंदर है, झरते हैं, निर्झर है, गिरिवर है, उच्चाकांक्षाओं है, तरुवर है, झांक, अनिमेष, अटल, कुछ चिंता पर। तो इतने मुश्किल नहीं है। रही प्रसंग की बात, तो प्रसंग सिंपल सी बात है, पाठ्य पुस्तक भाग 2 से लिया गया है, कवि सुमित्रानंद पंत है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, हर बार चेंज होगी, तो ध्यान रखना कि इसमें कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है कि भैया ये जो पहाड़ है, अब पहाड़ से जो झरने फूट रहे हैं, गिर रहे हैं, उन झरनों की सुंदरता, जिससे वो तालाब जो है वो बन रहा है, वर्णन करते हैं। अब देखिए किस प्रकार से वर्णन है। कवि के अनुसार पर्वतों से निकलने वाले झरने मानो पर्वत का क्या करते हैं, यशोगान करते हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं भैया उनकी, कि देखो इतने विशाल पर्वत हैं जहां से गिरकर हमारा जो पानी है वो झाग बन गया है, और यही झाग जो है वाष्प बनकर क्या हो रहा है, उड़ रहा है, और ऐसा वाष्प बना है कि आसपास का पूरा माहौल क्या कर दिया है, धुंधला कर दिया है। किसी भी मानव को आसपास की कुछ भी चीजें नहीं दिखेगी, अंदर घुसोगे तो क्या दिखेगी, सुंदरता पर्वत की। गाते हुए कल कल स्वर करते हुए कह बहते हैं, और इन झरनों की करतल ध्वनि कवि के नस नस में उत्साह का संचार करती है। कदाचित ऐसा ही हुआ होगा, कवि जो है वास्तविकता में क्या है, वास्तविकता में इस जगह पर, इस जगह पर उपस्थित हो, क्या हो, उपस्थित हो, तभी यह संभव हो पाया है कि नस नस में क्या करते हैं, उत्साह का संचार करते हैं। कदाचित कवि ने इन झरनों को महसूस किया है, इनकी भावनाओं को महसूस किया है, और इनकी यशोगान को अपने अंदर फील किया है, तभी उन्होंने क्या करा, ये पद्यांश जो है वो लिख डाला। झरते हुए पानी की बूंदें मोतियों के समान सुशोभित हो रही है, सुंदर हो रही है, गर्वित हो रही है। पर्वत की चोटियों पर खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष, शून्य आकाश। अब शून्य आकाश अर्थात कि आकाश की कोई सीमा नहीं है,
है ना, जिसको छुआ ना जा सके की ओर एकटक देखते हुए ऐसे लग रहे हैं मानो ऊंचा उठने की आकांक्षा से मुक्त कोई व्यक्ति स्थिर भाव से अपने लक्ष्य की ओर या फिर लक्ष्य की प्राप्ति में लगा हुआ है। किससे? ऊंचा उठने की आकांक्षा से। किससे? ऊंचा उठने की आकांक्षा से चिंता मुक्त, कि उस व्यक्ति को उस वस्तु को, जो उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उससे कोई भी किसी प्रकार चिंता नहीं है। और स्थिर भाव से, कि मतलब एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है और उसी को क्या करना है? अचीव करना है और उसी की प्राप्ति में लगा हुआ है। और जब मनुष्य का टारगेट फिक्स हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसे भटकना नहीं है, तत्पर परस्पर एक ही लक्ष्य की ओर लगे रहना है। तो उसकी चिंता जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती है ना। यही कवि ने कहा है। कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत जी। अगला देखो, उड़ गया अचानक लो भूदर, फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष रह गए निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। है ना, कि इंद्र का कौन सा जाल है? इंद्रजाल है। मकड़ी का मकर जाल है। तो एक जो रमणीय स्थली है, रमणीय भाव है, एक क्रीड़ा, रमणीय जो फीलिंग है, उसको कह रहे हैं इंद्रजाल। उड़ गया अचानक लो भूदर, भूदर फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष रह गए निर्जर, है टूट पड़ा भू अंबर पर। भू जो है वो अंबर पर टूट पड़ा। धस गए धराम में शब्द शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। प्रसंग में वही है, वहां से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है? लाइन, जो इसमें कवि ने बारिश के कारण प्रकृति का बिल्कुल बदला हुआ रूप दर्शाया है। अब बदला हुआ रूप किस प्रकार? कि भैया बारिश होती है ना, तो ऐसा लगता है कि धरती और आकाश दोनों मिल गए हैं, या फिर धरती आकाश जो है वो धरती में समा गया हो, धस गया हो। कवि क्या कहते हैं? कवि की कल्पना में वो कहते हैं कि पल पल बदलते मौसम में अचानक से पहाड़ जो अभी तक इतना विशाल दिखाई दे रहा था, वह ना जाने कहां चले गए। क्योंकि बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी है, और पानी की बूंद उसकी वाष्प में कहां पहाड़ नजर आते हैं। यानी वर्षा ऋतु में बादलों के छा जाने से ऐसा लगता है मानो अचानक बादल रूपी बड़े बड़े पंखों को फड़फड़ाकर पर्वत जो है पीछे से चुपके से कहीं उड़ गया है। और बादलों के कारण जो पर्वत है दिखाई नहीं दे रहा, बारिश से भी नहीं दिखाई देता, और केवल झरनों के बहने की आवाज सुनाई देती है। ऐसी मूसलाधार वर्षा हो रही है मानो धरती पर जो है आकाश टूटकर गिर गया हो। है ना, ये टूट कर गिरना एक उसी प्रकार है जिस प्रकार बादल का फटना है। सुना है ना? बादल का फटना अर्थात अत्यधिक वर्षा होना। क्या होना? अत्यधिक वर्षा होना। तो यदि हम कहते हैं कि भाई किसी भूभाग पर, किसी जमीन पर, या किसी क्षेत्र विशेष में बादल फट गया है अर्थात अत्यधिक वर्षा हुई है, और अत्यधिक वर्षा से क्या होते हैं भैया? बाढ़ के आसार हो जाते हैं। है ना, बाढ़ के आसार हो जाते हैं, या फिर बाढ़ आ जाती है। तो उसी प्रकार, उसी व्यंग्य से लिया गया कि मानो धरती पर आकाश जो है वो टूट कर गिर गया हो। इतनी मूसलाधार क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। और इस वातावरण में शांत स्वभाव वाले शाल के वृक्ष भी धरती के अंदर धस गए हो। साल के वृक्ष जो कि काफी लंबा होता है ना, परंतु जब बारिश होती है बहुत मूसलाधार, तो उस पर्वत, उस पेड़ का हर्ष कुछ इस प्रकार से हो जाता है। क्या हो जाता है? इस प्रकार से हो जाता है कि ऐसा लगता है मानो जो वृक्ष है वो धरती पर क्या हो गए, समा गए हो, धरती में धस गए हो। है ना, इतना अच्छा समझाया यार, एक लाइक तो बनता है। धरती के अंदर धस गए और कोहरा इतना फैल गया है मानो सरोवर जल गया हो। अब कोहरा
कोहरा का जो अर्थ है वो लिया गया है धुएं से। किससे लिया गया है? धुएं से। और धुआं कब होता है? जब अत्यधिक अग्नि हो, आग हो या फिर जल बुन रहा हो। तो कवि की कल्पना कहते हैं कि इतना धुआं फैला हुआ है कि मानो सरोवर जो है वो पूर्णतः जल गया हो, है ना, और उसमें से धुआं उठ रहा हो। इस प्रकार से बादलों के यान में बैठकर इंद्र जो है वहां अपने जादू के खेल दिखा रहे हैं। जिस प्रकार जादूगर किसी चीज को गायब करता है, वापस दिखा देता है, फिर गायब करता है, फिर ला देता है, और किसी टोपी में से खरगोश निकाल देता है, कबूतर निकाल देता है, छड़ियां निकाल देता है, फरिया निकाल देता है, उसी प्रकार कहते हैं कि भैया जो इंद्र जी हैं वो पहाड़ों पर बैठे घूम रहे हैं। कभी तो पहाड़ों को गायब कर रहे हैं, कभी बारिश इतनी कर रहे हैं कि धरती आकाश मिल रहे हैं, और कभी इस प्रकार से बारिश पन्ने वो गिर रहे हैं पानी झरनों से, कितना धुआं हो जा रहा है कि लग रहा है सरोवर में आग लग गई हो, है ना। तो ऐसे जादू के खेल खेल रहा है कौन? इंद्रदेव, है ना। तो इंद्रदेव कहते हैं अति प्रसन्न है। ये प्रकृति का जीवंत चित्रण है। क्या है? जीवंत चित्रण अर्थात सजीव चित्रण इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव चित्रण कहते हैं, जो तभी पॉसिबल है जब आपकी कल्पना शक्ति जो है वो अति अपार लेवल की। मतलब कि कहते हैं कि मनुष्य का जाना संभव नहीं, परंतु कवि का जो दिल और दिमाग, उनका मन जो है वो कहीं भी चुटकियों में पहुंच जाता है। तो उसी कवि के मन से ये लिखी गई छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत हुई। कैसा लगा आपको ये कविता वाला सेशन? कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, यदि हमारे लिए, मेरे लिए कोई सजेशन हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद द विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।